Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is your channel of class 12th Pole Science. We will discuss in this chapter the end of bipolarity. Students, this is your second chapter of your book Contemporary Word Politics. Contemporary Word Politics. Students, this is the name of the chapter, the end of bipolarity, as well as it should be the name like Soviet Union, which is also called the end of communalism, understanding the chapter. For understanding the chapter, we will divide the chapter in four parts. First is what was Soviet system. Second, what were the main problems with the Soviet system? Why did USSR disintegrate? What was the shock therapy and consequences of disintegration of the Soviet Union? Along with these, we will discuss India's position in post Cold War era and in international politics. So in this my video we will study what is bipolarity and what was Soviet Union, and what was bipolarity and what was Soviet Union. ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर एज यू नो कि जो है इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का बर्लिन वॉल का गिरना. बर्लिन वॉल जो थी इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसका फेल डाउन होना, और इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये देखिए, सेकेंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. तीन वर्ड्स थे, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड और उसके बाद था थर्ड वर्ड. ये आपकी उसमें भी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया इसको. फर्स्ट वर्ड जो था उसके अंदर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थे. कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ कौन से? जो जिनका हेड यूएस था. और सेकंड वर्ड के जो देश थे उनको सोशलिस्ट कंट्रीज़ कहा जाता था. और थर्ड वर्ड के जो ऐसे कंट्रीज़ थे, दोज हु वर डेवलपिंग कंट्रीज़ जस्ट लाइक इंडिया एंड मैनी अदर एशियन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरह से थी. तो उसके साथ साथ हमने जो है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड जो है उसका टूटना. सेकेंड वर्ड कौन सा था? सेकेंड वर्ड जिसका हेड था सोशलिज्म या सोवियत यूनियन. तो सेकेंड वर्ड जो है वो कैसे ख़त्म होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, वो हो जाता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर से. क्या हुआ कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो गए, लिबरेशन ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन हो गया. सो बिगिन इट डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने नाम से, इस चैप्टर का जो नाम है ना उसके अनुसार आपको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर बाइपोलैरिटी का क्या मतलब है. बाइपोलैरिटी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलैरिटी? बाइपोलैरिटी रेफर्स टू द बेसिक स्ट्रक्चर in the international system when it is dominated by two superpowers as by the USA and USSR during the Cold War era. Bipolarity also means conflict between East and West power blocks. आई थिंक सो आपको इसके डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि बाइपोलैरिटी जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में दो सुपर पावर ब्लॉक्स थी, जिनमें से कि एक सुपर पावर थी यूएसए की और दूसरी थी यूएसएसआर की. इन दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको बाइपोलैरिटी कहा गया था. और ये क्या था? कॉन्फ्लिक्ट्स थे किस किस के? ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट था यूएसएसआर का और वेस्ट थे यूएसए की साइड के. अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स विद देयर अलायंसेस कनेक्टेड विद, या तो आइदर यूएस के साथ थे और या फिर यूएसएसआर के थे. व्हाट हैपेंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बारे में अब हमने देखना है कि क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड जो था दो पावर ब्लॉक्स में बट गया, यूएसए और यूएसएसआर पे. और उसमें से क्या हुआ था कि सुपर पावर जो थी सपोर्टेड डिफरेंट साइड्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स.
अब सुपर पावर्स के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। क्यों? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कहाँ पर? स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया। और कहाँ कहाँ पर? सबसे पहला तो सुपर पावर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो हुआ वियतनाम के वॉर से। वियतनाम का वॉर हुआ, अफ़गान वॉर हुआ, और ये जो था समय समय पर इनको जो है प्रॉब्लम्स होती रही, और जिससे क्या हुआ, ये वियतनाम वॉर, अफ़गान वॉर जो थे, दे बिकेम द बैटल ग्राउंड्स फॉर दीज टू सुपर पावर्स। दे बिकेम द बैटल ग्राउंड्स फॉर राइवलरीज बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स, या बिटवीन दीज टू सुपर ब्लॉक्स। यहाँ पर जो है ऐसा था कि सुपर पावर्स का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये ऐसा रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, प्रॉब्लम्स रहीं, टेंशन्स रहीं, लेकिन कभी भी ये ठीक रहा कि फुल फ्लैज मिलिट्री वॉर कभी भी नहीं हुआ। फुल फ्लैज मिलिट्री वॉर कभी भी नहीं हुआ। और जो वेस्टर्न ब्लॉक था, दैट वाज हेडेड बाय यूएसए, और ये क्या थे? ये कैपिटलिज्म थे, और यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, और सोशलिज्म जो थे वो लोग कम्युनिज्म थे, और यूएसएसआर हेडेड था। सेंट्रल डिवीज़न बिटवीन द इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट था। ये लोग कौन थे? जो वेस्टर्न ब्लॉक के थे ना कंट्रीज़, वो ये इस चीज़ में विश्वास करते थे कि सेंट्रल डिवीज़न जो है, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, इस चीज़ में इनका मानना था। ओपन मार्केट सिस्टम करते थे, और गवर्नमेंट का लेस इंटरफेरेंस चाहते थे, करवाते भी थे। उनका मतलब था कि प्रॉफिट्स वहाँ से मिले। जबकि जो सोशलिस्टिज्म था, वो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट से चल रहे थे। और उनका क्या मानना था? किनका? जो यूएसएसआर के ब्लॉक के थे, उनका मानना था हर किसी को उनकी एबिलिटी और नीड के अनुसार चीज़ें मिले। एबिलिटी और नीड दोनों चीज़ों के आधार पर मिले। जो उनकी योग्यता है और जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो पूरा करना सरकार का है। सोचने का पॉइंट था, विच सिस्टम इज़ बेटर देन अदर। क्यों? कि वो सोच रहे थे, कौन लोग? कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, दे वर थिंकिंग दैट दे आर राइट, बट ईस्टर्न जो ब्लॉक था वो सोचता था कि हमारा ठीक है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया? लिबरेटेड फासिस्ट आर्मी से अलग किया कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को, और उनको मिलिट्री अलाइंसेस के साथ साथ उन्होंने क्या बना दिया था? ये देखिए, यहाँ पर आपका है एक सोशलिस्ट ब्लॉक जो बनाया, और उसको बना दिया उन्होंने वारसा पैक्ट। ये सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक बना हुआ था इनका, और इसके साथ साथ उन्होंने वारसा पैक्ट बना दिया था। उसके बाद स्टूडेंट्स, इन्होंने जो किया सोशलिस्ट के साथ बना, और यहाँ साथ साथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एक और चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेज came under the control of the USSR. The political and the economic system of all these countries were modeled after the USSR. This group of country was called the Second World or the Socialist Bloc, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वारसा पैक्ट था। मिलिट्री अलायंस held them together, और USSR जो था वो इनका हेड था। USSR was the head of this power bloc. उसके बाद से सोवियत यूनियन जो था बिकेम आ वेरी गुड पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत इकोनॉमी जो थी बहुत डेवलप हो गई थी देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द यूएस को छोड़ के बाकी सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उनकी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो गई। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील भी बहुत अच्छा इनका इम्पॉर्टेंट हो रहा था। इसके साथ साथ इनको जो है, ये देखिए, मशीनरी प्रोडक्शन, कई इतनी ब्रांड की मशीनरी टूल्स थे जो सिर्फ इनके पास ही था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड टू रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी, और ट्रांसपोर्ट जो था वो भी इनका बहुत ही अच्छा चल रहा था। इट हैड अ
डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस, और इनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी ना, वो सारा कुछ पिन से लेकर कार तक सब कुछ इनके देश में पैदा हो रहा था। मानना कि इनकी जो ज़रूरतें थी वो, या उनकी जो क्वालिटी थी उनकी अच्छी नहीं थी, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इतनी क्वालिटी ना अच्छी होने के बावजूद भी वो अपने लोगों की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रहे थे, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स जो था वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा था। साथ साथ वो लोग क्या कर रहे थे, बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की, अपने नागरिकों की पूरी कर रहे थे, जिसमें कि इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स हो रही थी। कोई भी, और एक और मेन फीचर था, वो पूछे क्या था, दैट वाज देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट ऑनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, और सरकार की जिम्मेवारी थी हर किसी को काम देना। लैंड एंड प्रोडक्टिविटी जो एसेट्स थे वो भी सोवियत स्टेट ने ही कंट्रोल किए हुए थे, किसी का कुछ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही थी। सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही वाला था और अथॉरिटेरियन भी था, कि उसके जो सरकार थी उसका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, सरकार उसमें अपनी कंट्रोल रखे हुए थी। इसके साथ साथ ये जो सिस्टम था ब्यूरोक्रेटिक का, ये धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चला गया, जिससे क्या हुआ कि सिटीजन्स का जीवन बहुत कठिन हो गया। अब डेमोक्रेसी और उनकी अपनी जो उनको विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी वो नहीं मिल रही थी, तो लोग क्या करते थे, अक्सर अपनी बातों को ना बाय द जोक स्पीच डिक्टेटर हु ऑफन एक्सप्रेस जोक्स एंड कार्टून से अपनी बात को बताया करते थे। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन थे सोवियत सिस्टम के, उनमें सुधारों की ज़रूरत थी। कम सिर्फ वहाँ पर तो क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इसी का ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल था। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पब्लिक, अपनी मर्जी से काम करते थे। और जनता जो थी वो अपने अपने करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो 15 रिपब्लिक्स थे उनको मिलाकर उन्होंने एक अपनी कल्चर को बनाया। ये देखिए 15 रिपब्लिक्स जो थे उनको मिलाकर उन्होंने अपने यूएसएसआर को बनाया। और लेकिन एक और बात भी थी, वो क्या थी कि जो 15 रिपब्लिक्स बने थे ना, 15 रिपब्लिक्स से यूएसएसआर बना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक जो बना था, वो क्या था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रशिया का बोलबाला था, बाकी स्टेट्स का कोई बोलबाला नहीं था। तो जो बाकी रीजन के लोग थे वो अपने आप को इग्नोर्ड समझते थे, वो सोचते थे भी हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम लोगों को तो अक्सर हमारे राइट्स के लिए बोला जाता है ना, हमें कुछ पता चलता। अब क्या बात हुई, अब हुआ कि जब यूएस ने, आपको मालूम ही है, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, और उस आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन को बड़ा मुश्किल हो गया टाइम टू टाइम अमेरिका को टक्कर देना, और उसको बहुत सारी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो था इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी में बहुत थोड़ा सा पीछे रह गया था, वेस्ट से काफ़ी पीछे रह गया था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स को भी नहीं पूरा कर पा रहा था। सोवियत संघ ने क्या किया, 1979 में अफ़गानिस्तान में इंटरफियर किया। इससे क्या हो गया कि सोवियत संघ की जो सिस्टम था वो बहुत अधिक कमज़ोर हो गया। लेकिन सोवियत संघ के लोग जो थे, उनका जो भी उनको कॉस्ट मिल, जो भी उसको कंटिन्यू ग्रो टेक्नोलॉजी कर रहा था, शॉर्टेज हो गया, फूड इंपोर्ट्स करना पड़ा, इंक्रीज्ड एवरी ईयर, और साथ साथ सोवियत इकोनॉमी गिरने लगी 70s और बिकेम स्टेगनेंट हो गई। और लेकिन एक बात हुई कि जो सोवियत संघ के एम्प्लॉयज़ थे उनको उनका जो पारिश्रमिक था या जो उनकी कॉस्ट थी वो उनको काफ़ी अच्छी मिल रही थी। वेजेस जो थे, वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, धीरे धीरे उनके जो हो रहे थे, लेकिन फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही थी। और 70s के आसपास तो वहाँ पर यह सिस्टम बिल्कुल ही लड़खड़ा गया था। अब आई बात, नेक्स्ट आपका टॉपिक है गर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गर्बाचोव जो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। मिखाइल गर्बाचोव was the president of USSR. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985 में बने थे, sought to reform the system.
उन्होंने सोचा कि हम इस सिस्टम में थोड़े से सुधार करें। और सुधार कैसे करना चाह रहे थे, ज़रूरी भी थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी उसमें जो है वेस्टर्न में तो बहुत अधिक क्रांति आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे, और उसके बराबरी में लाना था वेस्ट के बराबर में यूएसएसआर को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ चेंजेस किए जाएं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो रिलेशंस बनाए और उसको साथ में यूएसएसआर को एक डेमोक्रेटिक रूप बनाने का कोशिश की गई। और फिर कुछ ऐसा उन्होंने डिसीज़न लिए जिसकी कि रिजल्ट्स निकले कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था। कैसे भाई, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकेगा। क्या हुआ कि इसमें उन्होंने सोचा कि भी मैं अच्छा करने के लिए, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप थे वो सोवियत संघ के पार्ट्स थे। इन देशों की जो जनता थी ना, ये देखिए, गर्बाचोव डिड नॉट इंटरवन व्हेन द डिस्टर्बेंस। यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने गर्बाचोव की गवर्नमेंट का, सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। डिस्टर्बेंस ऑकर्ड हो गई, कम्युनिस्ट रिजम्स कोलैप्स्ड एंड वन आफ्टर अदर। जब उन लोगों ने, वहाँ की जनता ने डिस्टर्बेंस की तो वो उसको कम्युनिस्टिज्म जो है था वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये ऐसे डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से अंदर भी संकट हो गया, देश के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई, और ऐसा लगने लगा कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ है वो होना जल्दी जल्दी शुरू हो रहा था। और गर्बाचोव ने क्या किया, विद इन द कंट्री इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलाई उन्होंने। उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन की पॉलिसीज़ को कर लेते हैं विद इन द कंट्री। लेकिन उनकी उन नीतियों को अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ही उसका विरोध किया। अब ये देखिए, अ कूप टुक प्लेस, एक जो है संघर्ष शुरू हो गया तख्ता पलट के 1991 में। कुछ जो था लोगों के समूह ने उनके शासन का तख्ता ही पलट दिया। और जब तक जो अब जनता को बिल्कुल पता चल चुका था कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, दे हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देम एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब बोरिस येल्सिन जो थे उन्होंने इसके विरोध में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और नायक की तरह आए, एक हीरो की तरह। रूसी गणराज्य ने जहाँ भी आम चुनाव जीता था उनको मानने से इनकार कर दिया। और जो सत्ता थी, क्या हुआ कि सत्ता धीरे धीरे पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। पावर जो थी धीरे धीरे इस तरफ को, रिपब्लिक्स की तरफ, ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ चलने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन हिस्सों में हुआ जो ज़्यादातर वेस्टर्न इसके यूरोपियन के थे, फेडरेशन के थे। और दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन और बेलारस, किसने, रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने कह दिया कि हम तो जी सोवियत संघ की लीडरशिप को स्वीकार ही नहीं करते, डिसबैंड कर दिया। Declared that the Soviet Union was disbanded. Communist Party of the Soviet Union was banned. Capitalism and democracy जो थी दोनों की दोनों adopted as the basis for the post Soviet republics। और ये ख़त्म हो गई। और यहाँ से क्या हुआ कि जब इनकी ये रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने तो ख़त्म ही कर दिया। अब क्या हो गया देखिए जी, अब ये देखिए, डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। और यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ अभी टूट गया, ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स। पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा अचंभे की बात रही, सेंट्रल एशिया में भी रहा। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ लोगों को ये लग रहा था, बाकी कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा था कि ये गणराज्य तो अभी बिल्कुल बाहर ही थे और इस प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व भी कर लिया और इनको संस्थापक, इनके सदस्य भी बनाया गया। रूस को क्या किया गया, सोवियत संघ का जो था एक असेंडेंट डिक्लेयर किया गया, सक्सेसर स्टेट ऑफ द, ये देखिए, सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन डिक्लेयर किया गया उसको, किसको, रशिया को। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको सीट मिल गई। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। और रशिया ने जो सोवियत यूनियन के द्वारा जितने भी समझौते या कमिटमेंट्स किए हुए थे उन सब को रूस ने स्वीकार कर लिया, सबको निभाने का जिम्मा ले लिया, रिस्पॉन्सिबल बन गया रूस। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, as the nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measure with the US।
द ओल्ड सोवियत यूनियन दस डेड एंड बuried। और ये आपका चैप्टर का मतलब जैसे कहते हैं ना निचोड़ है कि यहाँ से आपको पता चल गया कि सोवियत यूनियन जो पुराने वाला था, जो बना कब से था। थोड़ी सी मैं आपको इसकी स्टोरी पीछे से भी बता देती हूँ कि ये सोवियत यूनियन कब बना था। ये सोवियत यूनियन बना था आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के बाद। रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी और बहुत सारी सीरीज़ ऑफ रेवोल्यूशन थी, लेकिन फरवरी 1917 की जो रेवोल्यूशन थी वहाँ पे जार का जो था शासन ख़त्म हो गया था, एम्परर ऑटोक्रेसी उसकी ख़त्म होकर रिपब्लिक बन गया था और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी आई थी और उसके हेड बने थे लेनिन, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। 1950s में मोस्टली इम्पॉर्टेंट आ गए थे। अब आप ये देखिए कि मैंने अभी आपको बताया सोवियत संघ ने बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स भी की थी। कैसे कैसे, जैसे स्पुतनिक 1 बनाया, फर्स्ट सैटेलाइट स्पेस में गया। यूरी गार्गिन भी उनके फर्स्ट थे जो स्पेस में गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 1960s के आसपास रशिया में टीवी भी बन चुका था और एक कैमरा आया था मार्केट में 1970s और 80s के बीच में, जेनिथ। और वॉच, कैलकुलेटर्स भी रशिया ने 1968 में बना दिया था, यूएसएसआर ने। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ का लैक था? डेमोक्रेसी का। और उनकी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी थी और उनको बहुत प्रोडक्शन भी हो रही थी, पर नहीं बात बन पाई। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर से भी मैं समराइज़ कर रही हूँ अपने चैप्टर को। समराइज़ करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया ईस्ट और वेस्ट जो 2 पार्ट्स बने थे वर्ड के, और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल एमरजेंस पढ़ा, सोवियत यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक भी पढ़ा, और व्हाट वाज सोवियत यूनियन सिस्टम, इकोनॉमी एंड सोशलिज्म भी पढ़ा था। तो ये चैप्टर ये हमारा टॉपिक बर्लिन वॉल से शुरू हुआ था। एक साइड से 3 ग्रुप्स का होना था जिसमें कि यूएस, फ्रांस और यूके था, दूसरी साइड में यूएसएसआर था। फिर दोबारा से रिकैप्चुलेट मैंने आपको कर दिया। आई होप दैट यू विल ऑल द पॉइंट्स विल क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।